नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अपन ने लगभग लास्ट क्लास में कुछ ऐसा देखा था कि कोई सब स्पेस होता है, उसके डायमेंशन अपन कैसे निकालते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ सब स्पेस की बात करी थी अपन ने। तो आज अपन उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आप डायमेंशन निकालेंगे कैसे और क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है और क्वेश्चन आता कैसे। तो आप लोगों को मेरा ये सजेशन है कि आप लीनियर अलजेब्रा के डायमेंशन से रिलेटेड, सब स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं 2016 से लेके 2022 तक। पर सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि 2022 से लेके 20-21 ये तीनों पेपर आप सोल्व करें। इस पर बेस्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करें जो जो टॉपिक अपने हो गए हैं। मैं तो इनका सॉल्यूशन डालूंगा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये ट्राई कर लें CUET वाले तो, और आप DU के पेपर भी ज़रूर देखें। ये दो काम आपको करने हैं, ये आप खुद से करें इतने इन 3 ईयर के पेपर। बाकी इनका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिलेगा ताकि आप खुद से करते रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कहाँ पे आपका डाउट है, और जब भी वीडियो आएगा तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये ट्राई मारा था और अभी मेरे से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप वो खुद कोई क्वेश्चन को आपने ट्राई करा हुआ होता है और फिर आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी बजाय सीधा आप सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेरा सजेशन है कि ये पेपर आप जरूर देखें। तो लास्ट क्लास में अपन ने दो चीज़ें डिनोट करी थी, उसका कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अपन आगे चलेंगे। कि जैसे मानो कि कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है, तो अपन ने बोला कि W इसका कोई सेट सबसेट है और W क्या बना रहा है, सब स्पेस बना रहा है। ठीक है, W सब स्पेस बना रहा है। तो इस सब स्पेस की डायमेंशन निकालने के लिए, कि डायमेंशन ऑफ W निकालने के लिए अपन दो चीज़ें देखी थी कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम F, फील्ड जो भी है था ना, वेक्टर V स्पेस हो रहा है फ्रॉम F टू रिप्रेजेंट वेक्टर ऑफ W, वेक्टर ऑफ W। कि आपने W को रिप्रेजेंट करने के लिए, W सब स्पेस है तो W के अंदर वेक्टर्स आएंगे, उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट यूज करते हो फ्रॉम F से, वही क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, एक चीज तो अपन ने ये देखी थी। दूसरी अपने देखी थी कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस का K, और K क्या था, K इज इक्वल्स टू था नंबर ऑफ होमोजीनियस linearly independent restrictions on V to get W। यानी कि आपने V के अंदर जो भी वेक्टर्स थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए W को लेने के लिए। तो आपने कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, वो कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जितने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए वो डायमेंशन ऑफ V में से घटा दो तो डायमेंशन ऑफ W आ जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट ये दो ही हैं, इन दोनों को आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो लास्ट क्लास के क्वेश्चन भी देखना, और आज वाला क्वेश्चन है वो अपना मैट्रिसेस पे रहेगा। यानी कि मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी पे एक ही टाइप का कॉन्सेप्ट बनता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन अपन सारे करने वाले हैं। तो जैसे भी आपको पता है जितनी छोटी क्लास होती है उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि छोटी क्लास में पूरा कंक्लूजन आता है कि भाई अपन ने क्या पढ़ा और क्या अप्लाई करा, तो आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ मिलेगी। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में होने चाहिए। लास्ट क्लास आपने देखी है तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी, नहीं आ रही तो एक बार पीछे से वाली क्लास दोबारा देखना, और इसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद से करने का भी ट्राई करना, क्योंकि जहाँ पे आपको लगता है ना कि हाँ ये चीज़ अप्लाई कैसे करते हैं, वहाँ पे वीडियो को पॉज करा करो, खुद से ट्राई करा करो। और मैंने बता दिया कि पेपर आप देख सकते हैं तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेसेज ऑफ Mn ओवर R। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि सेट ऑफ ऑल मेट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n एंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर। कई बार क्या होता है, अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे जैसे सपोज टी क्वेश्चन करेंगे तो मेरा आपको यही होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपको कि ये क्वेश्चन तो मैं पूरा सोल्व कराऊंगा आपको MnR। आप MnR की जगह क्या यूज करें, आप Cn क्रॉस n ओवर R यूज करें। यानी कि आप मैट्रिक्स कैसे लेंगे, कॉम्प्लेक्स एंट्री आएगी, यानी कि A प्लस आइटा B टाइप की, C प्लस आइटा D टाइप की, E प्लस आइटा F टाइप की, और ये जो ABCD है वो सारे रियल नंबर होते हैं और फील्ड भी क्या है, रियल नंबर। तो आप इस MnR की जगह ये वाला वेक्टर स्पेस यूज करके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें, और फिर मैं कल कराऊंगा तब आप इनके साथ अपना आंसर मैच करें। तो अभी अपन इसको छोड़ के अपन इस पे आते हैं कि व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सब स्पेस ऑफ Mn ओवर R। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n इंट्रीज फ्रॉम रियल नंबर, और जो V ओवर F का फील्ड है वो भी कैसा है, रियल नंबर, और यहाँ पे वेक्टर्स कैसे हैं, मैट्रिसेस हैं जो n क्रॉस n की है। सो आई होप आप ये बेसिक फंडामेंटल तो आपको समझ आ गया। अब पहला ऑप्शन बोलता है W1 इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू Mn सच दैट A डैश इक्वल्स टू A। अब A डैश इक्वल्स टू A बोलने का मतलब कि कैसी मैट्रिसेस हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ये कैसी हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है।
और ये दोनों का इंटरसेक्शन है, और ये W1 प्लस W2 की डायमेंशन पूछिए। तो अपन ने जब सभी स्पेस पढ़ा था वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी आप P बिलोंग्स टू M1 ले लो, उस हर मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हो, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये दोनों क्या बनाते हैं, डायरेक्ट सम बनाते हैं। MNR को अपन ने ऐसा भी लिखा था, MNR इक्वल्स अपन ने लिखा था W1 डायरेक्ट सम W2, ये भी अपन ने देखा था। सब स्पेस वाली क्लास में देखना इन दोनों का। तो W1 में कैसी मैट्रिक्स है, जैसे W1 में कोई एक मैट्रिक्स आपने A लिया तो उस A की प्रॉपर्टी क्या है, A डैश इक्वल्स टू A। यानी कि अगर आपने कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स ली है ये जो Mn से साथ में प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्री होगी, इसके ऊपर जो भी एंट्री होगी वो नीचे भी सेम रहेगी, यहाँ पे जो भी एंट्री आएगी वो यहाँ पे भी सेम रहेगी। यानी कि अगर आपको ये ऊपर वाली एंट्री पता लग जाए, यानी कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स की ये वाली एंट्री पता करनी है, क्योंकि नीचे वाली तो सेम ही रहेगी, क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो यही तो प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स डायगोनल के ऊपर आएगी वो डायगोनल के नीचे आएगी, और डायगोनल वाली एंट्री तो सेम रहेगी। तो ये कैसे रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। क्योंकि अपन को बोला A डैश इक्वल टू ट्रांसपोज करने पे वापस से वही मैट्रिक्स आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स में कौन सी एंट्री पता करनी है, डायगोनल है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डायगोनल में कितनी एंट्री हो जाएगी, ये n एंट्री हो जाएगी। तो n एंट्री तो आपको ये पता करनी है। और ये जो सब डायगोनल होगा, इसका ऊपर वाला सब डायगोनल होगा, तो इसमें कितनी एंट्री होगी, n-1 होगी। इसके ऊपर वाले में कितनी एंट्री आएगी, n-2 आएगी। इसके ऊपर वाले में कितनी आएगी, n-3 आएगी। और सबसे ऊपर यहाँ पे कितनी एंट्री आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपको कितनी एंट्री चाहिए, n ये चाहिए, n-1 ये चाहिए, n-2 अप टू 1 तक चाहिए। या ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे को 1 से लेके n तक टोटल एंट्री चाहिए। और अपन को पता है कि 1 से लेके n तक नेचुरल जो नंबर होते हैं उनका सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो मेरे को क्या है कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, उसके आर्बिट्री मेंबर्स, या मैं बोल सकता हूँ कि एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट, ये सारी एंट्री कहाँ से आएगी, फील्ड से आएगी, इस फील्ड आर से आएगी। तो मेरे को फील्ड के कितने मेंबर की जरूरत पड़ेगी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये सिमेट्रिक बन जाए, तो मुझे n इंटू एन प्लस 1 मेंबर की जरूरत पड़ेगी, या आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ जाएगी, n इंटू एन प्लस 1/2 आ जाएगी। ठीक है। अब आप एक सोच के देखो कि आपने सपोज दैट एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली, ये कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है जो कि कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A B C D E और ये F। तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यही एंट्री इधर आ जाएगी, तो ये D यहाँ पे आ जाएगा, ये E आ जाएगा, ये F आ जाएगा। तो AFE BF FBD FBD EDC EDC, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो आपने देखो इसके अंदर कितनी मैट्रिक्स चूज की, देखो यहाँ पे इस डायगोनल में कितनी मैट्रिक्स है, एंट्री 3 है। इसके ऊपर वाले डायगोनल में कितनी एंट्री, ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल बन गया, ये इसमें कितनी है 2 है, इसमें कितनी है 1 है। तो आप इन सम को ऐड करो तो 1 + 2 + 3, यानी आपको टोटल कितनी एंट्री की जरूरत पड़ी, 6 एंट्री की जरूरत पड़ी। ये मैट्रिक्स कैसी थी, 3 क्रॉस 3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, तो आपको 6 एंट्री की जरूरत पड़ी। अब आप देख सकते हो ऑप्शन से, अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पे n की वैल्यू आप 3 पुट करो इसमें, तो 3 इंटू 4/2 कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। इसका मतलब अपन ने सही करा है। तो यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ W1 कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी n इंटू एन प्लस 1/2। इसी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए होंगे तो आप दूसरे वाले ये भी कर सकते हो। W2 में कैसा है, W2 में वो सारी मैट्रिक्स आ रही हैं A बिलोंग्स टू Mn सच दैट कि A डैश इक्वल्स टू माइनस का ही। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके लिए आपको पता चलता है कि ये कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो डायगोनल एंट्री होती है ना, वो 0 0 होती है, ये डायगोनल 0 होगी। अब इसके ऊपर कितनी मैट्रिक्स, क्योंकि बाकी तो जब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर ये A B C वाली ये तो 0 हो जाएगी, इसमें ये तो 0 रहेगी। और A डैश इक्वल्स टू माइनस का ही आता है, इसकी जो ऊपर एंट्री है उसका माइनस लगा के नीचे लाना है। तो आप अगर मान लो यहाँ पे पता चलता है कि 5 है, तो आप बता दोगे कि यहाँ पे कितना आएगा, -5 आएगा सॉरी यहाँ पे -5 आएगा। तो आपको यहाँ पे अगर मान लो B है तो यहाँ पे माइनस का B, इसका मतलब आपको B पता लग जाए तो आप नीचे वाला बता सकते हो। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होगा कि आपको ये डायगोनल एंट्री तो देनी नहीं, इसकी ऊपर वाली एंट्री आपको पता लग जाए कि ऊपर वाली एंट्री क्या है, तो उसके बाद उसका माइनस लगा के आप नीचे वाली एंट्री ले सकते हो कि माइनस के साथ आपको जो भी ऊपर एंट्री पता चली उसका माइनस लगा दो। उसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री ही फाइंड आउट करनी है, बाकी की जरूरत नहीं है। तो ये कितनी है, इसके सब डायगोनल में n-1, इसके सब डायगोनल में n-2, इसमें n-3 और अप टू चलते जाएंगे, यहाँ पे लास्ट वाली 1 आ जाएगी। तो इस बार अपने को क्या करना है, 1 से लेके n-1 तक के ही नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो डायगोनल एंट्री है उसमें n मेंबर आते हैं, वो तो अपन को पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 होंगे।
तो नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट मेंबर ऑफ W2 अपने कितने की जरूरत पड़ेगी, 1 से लेके n-1 तक की जरूरत पड़ेगी। तो इसका सम करेंगे तो n इंटू n-1/2 करते हैं, सॉरी n इंटू n+1/2 करते हैं। तो यहाँ पे n की जगह क्या है, n-1 है, तो n-1 इंटू n-1 प्लस 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा n इंटू n-1/2। तो इसका मतलब इसके अंदर इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, n इंटू n-1+/2 आ जाएगी। ठीक है, तो n इंटू n-1/2 इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी। तो पहले वाले की डायमेंशन ऑफ W1 कितनी है, n इंटू n+1/2, और इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू n इंटू n-1/2 आ जाएगी। आप इसी एग्जाम्पल को इससे भी कर सकते हो कि ABC अगर आप 0 कर दो, सपोज दैट ABC 0, तो आपने कितने एंट्री चूज करनी पड़ेगी, 2 और 1, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही चूज करनी पड़ेगी। तो आप इसमें n इक्वल टू 3 पुट करके देखो, तो 3 इंटू 3 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2/2 इक्वल्स टू 2। तो डायमेंशन इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब अपन ने सही करा है। तो इसकी डायमेंशन कितनी आएगी, n इंटू n-1/2, और पहले वाले कितनी आई थी, n इंटू n+1/2। ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो आगे वाले सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर दोगे, और इस प्रकार के मैट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप खुद से इजीली सॉल्व कर दोगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि बस कॉन्सेप्ट यही है कि नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट कितने यूज कर रहे हो आप, या नंबर ऑफ होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शंस कितने यूज कर रहे हो, वो आप अगर आप बता पा रहे हो तो आप डायमेंशन डेफिनेटली निकाल दोगे। तो मेरे को नहीं लगता कि W1 और W2 में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, n इंटू n-1/2, और इसकी आ जाएगी n इंटू n+1/2। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई। अब W3, तो अपन ने देखा था पहले कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और कोई मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो ऐसा तो सिर्फ जीरो मैट्रिक ही पॉसिबल है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और अपन ने पहले भी देखा था कि A बिलोंग्स टू अगर MNR है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं कि एक्सप्रेस एज सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा अगर अपन लिख पा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, जो अपना MNR है वो क्या बन जाता है, डायरेक्ट सम ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2। तो अब डायमेंशन ऑफ अगर आपको कोई पूछे कि W1 इंटरसेक्शन W2 तो वो तो आ जाएगी 0, और डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पूछे तो वो क्या बन जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस का क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो ये तो 0 है। और वैसे भी आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो कि MNR इक्वल्स टू ये बन गया, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि MNR इक्वल्स टू W1 प्लस W2 है। तो जो डायमेंशन MNR की है वो इसकी हो जाएगी। MNR की कितनी होती है, n² होती है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तब भी आपको n² ही मिलेगा। इसकी कितनी है, n इंटू n+1/2 प्लस n इंटू n-1/2, ये कितनी है, 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी यही बनेगा, क्या बनेगा, ये n² प्लस n/2 प्लस n² माइनस का n/2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2n² यानी कि n²। तो इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू n²। वैसे भी n² आनी ही थी क्योंकि ये क्या बन रहा है, MNR ही बन गया। MNR में क्या होता है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, एंट्री फ्रॉम रियल नंबर। तो इसमें टोटल n रो है, n कॉलम है, तो आपको पता है कितनी एंट्री है इसमें, n² आपको आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, n² आ जाएगी। सो आई होप आप ये पहला क्वेश्चन है इसमें ये 4 सब पार्ट थे वो समझ गए होंगे ABCD वाले, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आपने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंटरसेक्शन और डायरेक्ट सम। क्योंकि ये इसमें 0 इसीलिए कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक हो तभी पॉसिबल है मैट्रिक्स कैसी हो, 0 तो इसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, 0 ही सिर्फ आएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोलता है W5 सेट ऑफ ऑल अपर ट्राइंगल मैट्रिक्सेज ऑफ ऑर्डर है, एन ऑर्डर की है अपर ट्राइंगल है। तो देखो कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइंगल बोलने का क्या मतलब है, अपर ट्राइंगल बोलने का मतलब ये होता है कि इस मैट्रिक्स की ये डायगोनल एंट्री है, इसके ऊपर सारी एंट्री आएगी, ये नीचे वाली सारी क्या होगी, ये 0 0 0 0 रहेगी। और लोअर ट्राइंगल बोलने का मतलब ये हो जाता है कि इसके डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री आएगी, बाकी ऊपर वाली सारी क्या हो जाएगी, 0 0 0 0 जाएगी। तो आपको कितने आर्बिट्री कांस्टेंट चाहिए, वही ये वाले n चाहिए, इसके ऊपर n-1 चाहिए, ऊपर n-2 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 से लेके n तक चाहिए। और यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ये n चाहिए, इसके नीचे वाले में n-1 होएगा, यहाँ पे n-2 होएगा और लास्ट में 1 चाहिएगा। तो यहाँ पे भी आपको 1 से लेके n चाहिए। तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएंगे दोनों में क्या हो जाएगा, 1 से लेके n तक का सम, यानी कि n इंटू n+1/2। तो इन दोनों की डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ W5 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W6 इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि आपने पहले वाले समझ लिया कि इसमें एन की जरूरत होती है, इसमें एन माइनस, क्योंकि इनका सम अपन एन कर देंगे तो इतने आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगल बोलने का मतलब ये है कि इसमें डायगोनल एंट्री जीरो हो जाती है। अब ये वाली एंट्री इसमें डायगोनल वाली जीरो रहेगी, और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल तो इसके ऊपर वाली नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, बाकी सब जीरो 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 रहेगी। और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगल में भी ये हो जाएगा कि ये वाली इसकी डायगोनल एंट्री जीरो जीरो रहेगी, इसके वाली नॉन जीरो, ऊपर वाली सारी जीरो जीरो। तो आपको कितनी एंट्री की जरूरत पड़ेगी, ये n माइनस वन, एन माइनस का टू, एन माइनस का थ्री, अप टू ऊपर वन। और सेम सिचुएशन यहाँ पे रहेगी कि ये n माइनस वन, एन माइनस का टू, अप टू वन तक। तो ये भी वन से लेके n माइनस वन तक, और ये भी वन से लेके n माइनस वन तक। तो इतनी अपन को मैं से बोल सकता हूँ कि डायमेंशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट या नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्री। आपको नॉन ट्रिवियल एंट्री कितनी चाहिए, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे आपने देखा कि कितनी एंट्री ऐसी है जो नॉन ट्रिवियल जीरो के अलावा। वो सेम कहानी अपन यहाँ पे करते हैं कि कितनी एंट्री है जो नॉन ट्रिवियल जीरो के अलावा कितनी एंट्री आप यूज कर पा रहे हो। तो वही क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन कितनी एंट्री यूज करें तो नॉन ट्रिवियल है, तो वन से लेके n माइनस वन तक का सम करेंगे, तो वही n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन बाई टू, ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो इन दोनों की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, n इंटू एन माइनस का वन बाई टू। आई होप आप ये सारों जो आपने 8 एग्जाम्पल देखिए समझ गए होंगे, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कितने आर्बिट्री कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, आगे अपन कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे कि नंबर ऑफ होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स एंड सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये डायगोनल एंट्री ही क्या होती है, नॉन जीरो होती है या नॉन ट्रिपल होती है, बाकी सारी एंट्री जीरो 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 जीरो, सब जगह जीरो आएगा। आपको कितनी एंट्री यूज करनी पड़ेगी, कितने आर्बिट्री जो नॉन ट्रिवियल एंट्री यूज करनी पड़ेगी, जितने डायगोनल मेंबर। अब n क्रॉस n की मैट्रिक्स में डायगोनल में कितने मेंबर होते हैं, n होते हैं, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, n ही आ जाएगी। स्केलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब होता है कि डायगोनल एंट्री ही होगी और सारी सेम होगी, यानी कि अगर यहाँ पे ए ए ए ए ए तो ए ही होगा, बाकी सब एंट्री क्या होगी, जीरो। इस प्रकार की मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये कैसी मैट्रिक है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक में सिर्फ आपको एक एंट्री पता लग जाएगी, क्योंकि डायगोनल एंट्री जरूरत होगी और वो भी सारी कैसी होंगी, सेम होगी। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन वन होगी, सिर्फ आपको एक एंट्री ही चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सारी होंगी और वो नॉन ट्रिवियल होनी चाहिए, तो इसका मतलब n डायगोनल एंट्री होती है तो डायमेंशन n, और यहाँ पे सिर्फ आपको एक एंट्री की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। ये दोनों भी समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बोलता है कि W1 11 में बोला कि A बिलोंग्स टू M1 सच दैट ट्रेस ऑफ A जीरो, वो सारी मैट्रिक्स इनका ट्रेस जीरो, बस इतना ही बोला कि ट्रेस जीरो होना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपको पता है कि ये W है और V ओवर F अपना क्या है, M N ओवर R है। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, n स्क्वायर होती है। तो आपने क्या करा कि W11 लेने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन से लगाया कि ट्रेस ऑफ A जीरो है, यानी कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है, इसकी जो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्री, यानी A11 A22 A33 और ये एंट्री आएगी ANN। अपन को बोला गया है कि A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस अप टू ANN इक्वल्स टू जीरो। तो ये कितने रिस्ट्रिक्शंस है, होमोजीनियस है, एक ही रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, डायमेंशन ऑफ W11 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस का वन, क्योंकि आपने नंबर ऑफ होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस कितना ले लिया, एक ही ले लिया टोटल। अब वैसे भी आप सोच सकते हो टोटल आपके पास कितने n स्क्वायर एलिमेंट आएंगे, उसमें से आपको एक कंडीशन दे रखी है कि एक इक्वेशन बना के दे रखी है इक्वल टू जीरो है। तो ये मेरे को पता है n एलिमेंट है, बाकी सारे इधर बच गए इधर बच गए, तो मेरे को लेने पड़ेंगे, टोटल n स्क्वायर थे। उसमें से मेरे पास एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन में n वेरिएबल है, अगर मेरे को n माइनस वन पता लग जाए तो मैं बाकी की वैल्यू बता सकता हूँ। यानी कि अगर इसमें मान लो 12 वैल्यू है तो मेरे को 12 का सम जीरो, तो 11 वैल्यू पता होगी तो 12 वैल्यू बता सकता हूँ। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, तो मैं बोल सकता हूँ सी इक्वल्स टू माइनस का ए माइनस का बी, यानी मेरे को ए और बी पता लग जाए तो सी अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब मुझे सिर्फ एक आर्बिट्री जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी सारी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें टोटल n स्क्वायर थे, n स्क्वायर में से एक हटा दिया मैंने, तो क्या बच जाएगा n स्क्वायर माइनस का वन। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ इसकी कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस का वन आ जाएगी। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस का वन। कैसा ही n स्क्वायर माइनस का वन, क्योंकि अपन को पता है कि टोटल जो मैट्रिक्स है उसमें एंट्री आएंगी n स्क्वायर। आपने नंबर ऑफ होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन कितने लगाए, एक लगाया, जो ट्रेस ऑफ ए आपने क्या करा, जीरो करा, तो ये एक ही रिस्ट्रिक्शंस लगा। तो डायमेंशन ऑफ v माइनस का k करते हैं, जहाँ पे क्या क्या होता है, नंबर ऑफ होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस, वो क्या है, सिर्फ एक, तो n स्क्वायर माइनस का वन। इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या जाएगी, n स्क्वायर माइनस का वन।
आगे वाले में बोला है कि ए बिलोंग्स टू एम एन सच दैट, अब इसने क्या कर दिया, ए वन वन जीरो कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ए वन वन जीरो, यहाँ पे ट्रेस नहीं है, ए वन वन जीरो है, यानी कि ये सारी मैट्रिक्स है, इसमें मेरे को पता है ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री से चलते जाएगी, सारी एंट्री आएंगी, सिर्फ ये एक एंट्री जीरो है, तो मुझे एक एंट्री जो टोटल मुझे एन स्क्वायर चूज करनी थी, एक जीरो इसका मतलब चूज नहीं करनी पड़ेगी, तो एन स्क्वायर माइनस का वन, वही बात यहाँ पे क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस का वन आ जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा, डब्ल्यू वन वन की डायम इसकी 12 की डायमेंशन इसकी भी कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस का वन आ जाएगी। दोनों की डायमेंशन सेम आ रही है। सेम क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक वेरिएबल कम चूज करना पड़ेगा इस इक्वेशन की वजह से, यहाँ पे आपको एक जीरो दे रखा है तो ये चूज ही नहीं करना पड़ेगा, तो इस वजह से इसका डायमेंशन क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस का वन, और इसकी भी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस वन। तो डब्ल्यू वन वन की डायमेंशन भी एन स्क्वायर माइनस का वन, और डब्ल्यू वन टू यानी कि 12 की भी डायमेंशन एन स्क्वायर माइनस का वन। ये कैसी आई वो आप सोच सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस का के, यहाँ पे के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस है, और जो कि कैसा है, होमोजीनियस है। तो वो इस केस में एक था, इस केस में भी आप बोल सकते हो कि ए वन वन है, बाकी सारे ये है ही नहीं, तो इस पे भी एक, तो एन स्क्वायर माइनस का वन और एन स्क्वायर माइनस का वन। दोनों तरीके से देख सकते हो कि आपको टोटल एन स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक लेना नहीं है, यहाँ पे किसी इक्वेशन की वजह से नहीं जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बोलता है कि वो सारी मैट्रिक्स ए बिलोंग्स टू एम कि ए इक्वल टू ए डैश भी है, ट्रेस भी है, और ए वन वन भी है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, यहाँ तक तो कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, यानी कि ये डब्ल्यू वन ही हो गया। तो डब्ल्यू वन, उसमें आपने ट्रेस जीरो कर दिया, उसमें आपने ए वन वन भी जीरो कर दिया, तो डब्ल्यू वन यानी कि इस ट्रेस के सपोज दैट एन इक्वल टू वन ही होता, एन इक्वल टू वन होता, इसका मतलब मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री आती ए वन वन, और ट्रेस जीरो यानी कि ए वन वन ही जीरो हो जाता। तो इस केस में एन इक्वल्स टू अगर वन होता तो इस केस में डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू थर्टीन क्या जाती, जीरो आ जाती। अब एन नॉट इक्वल्स टू वन है, तो आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स ऐसी है उसमें ये डायगोनल एंट्री है, ये सब डायगोनल, ये उसके ऊपर ऐसे एंट्री चलती जा रही है, और नीचे वाली सारी इसकी अगर पता लग जाएगा तो आप ये सेम एंट्री आएगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायमेंशन कितनी हो जाती है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो जाती है। अब आप क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू वन की मदद से डब्ल्यू थर्टीन बना रहे हैं, उसमें आपने ट्रेस जीरो कर दिया, ट्रेस जीरो कर दिया तो आपने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ए वन वन प्लस ए वन टू, सॉरी ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री प्लस अप टू ए एन एन इक्वल्स टू जीरो। एक आपने बोल दिया ए वन वन इक्वल टू जीरो, तो एक इक्वेशन तो ये होगी और एक ये होगी, दोनों की दोनों कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो ए वन वन इक्वल टू जीरो और ये पूरी इक्वेशन है दोनों। तो आपने कितने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, दो लगा दिए, तो इसमें से कितने कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे अपन इसका सब स्पेस मान के चल रहा हूँ मैं, तो इसका सब स्पेस मान के चल रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस का टू, तो ये इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या जाएगी, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस का टू। कैसे आई, क्योंकि अपन को पता है कि ए इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस केस में इसकी डायमेंशन हो जाती है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब आप इसी पे और रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, इतना काम तो कर दिया, और ये अपन क्या करा, एन स्क्वायर वाली थी टोटल, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के अपन ने ये लाए, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाया ट्रेस ऑफ इक्वल टू जीरो, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शंस बना, ए वन वन जीरो करा तो दूसरा बन गया, तो एन इंटू एन प्लस टू बाई टू माइनस का टू कर दिया, तो अपन इसकी ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस का टू। ये टू किस वजह से आ रहा है कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या लग रहे हैं, होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन लग रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसकी वजह से क्या आ गया, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू आ गया। तो ये भी आप समझ गए होंगे इसके डायमेंशन ऐसे कैसे आएगी। अब चलते हैं आगे। अब देखो ये बोलता है कि ए बिलोंग्स टू एम एन सच दैट समीशन जे इक्वल टू वन टू एन ए आई इक्वल टू फॉर ऑल आई। इसका मतलब कि सारे के सारे क्या है, जो रो है उनका सम जीरो है, यानी कि कोई मैट्रिक्स आप लिखोगे ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री अप टू ए वन एन, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री अप टू ए टू एन, इसी प्रकार से ए एन वन और ए एन, ये आपकी मैट्रिक्स होती है। इसने बोला कि समीशन जे इक्वल टू वन टू वन फॉर ऑल आई, सपोज दैट आपने आई इक्वल्स टू वन लिया, इस केस में पहली रो बन जाएगी, इस केस में दूसरी रो बन जाएगी, इन सबका सम क्या है, जीरो है, इक्वल टू जीरो है, तो इन सबका सम जीरो है, तो कितने होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शंस बन गई है, एन बन गई ना, क्योंकि एन रो ही होती है, तो ये सारी की सारी एन रो जीरो बन जाएगी, तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू फोर्टीन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वी बोलने का मतलब डायमेंशन ऑफ एम एन आर माइनस का नंबर ऑफ होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शन कितने हैं, एन। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, एन स्क्वायर माइनस का एन कर दो, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस का एन। समझ आ गया होगा कि एन स्क्वायर माइनस का एन कैसे आई, क्योंकि आपको पता है कि ये पहली रो जीरो, पहली रो का सम जीरो, दूसरी रो का सम जीरो, तीसरी रो का सम जीरो, एन रो का सम जीरो, टोटल एन रो है मेरे पास, तो ये एन क्या बन गए, होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस बन गए, तो एन स्क्वायर माइनस का एन से क्या आ गई, डायमेंशन आ गई।
इसी प्रकार से W15 ने बोला कि समेशन I इक्वल टू 1 to n फॉर ऑल j। तो इस बार क्या कर रहा है, ये सबके सब कॉलम का सम जीरो कर रहा है। इस बार इस कॉलम का सम भी जीरो है, इस कॉलम का सम भी जीरो है, इस कॉलम का सम भी जीरो है, इस कॉलम का सम भी जीरो है। तो अपन को पता है कि एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम होते हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स में n कॉलम होते हैं। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, इनका सबका सम जीरो, सॉरी सबका सम क्या है, जीरो है। तो इस बार भी कितने रिस्ट्रिक्शन बन जाएंगे होमोजेनियस, ये भी n लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शंस बन जाएंगे। तो इस केस में डायमेंशन कितनी हो जाएगी, वही सेम फंडा लग जाएगा, n स्क्वायर माइनस का n घटा दो, तो इसकी डायमेंशन भी कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर माइनस का n आ जाएगी। तो ये तो सारे के सारे सम क्या कर दिया, रो सम जीरो, ये कॉलम सम जीरो। अगर दोनों साथ में दे दे तो दोनों साथ में दे तो दोनों वाला भी कर देंगे, दोनों साथ में दे दिया इसने कि रो सम भी जीरो है और कॉलम सम भी जीरो है। तो इस केस में मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि A11 A12 अप टू A1n, यहाँ पे A21 A22 अप टू A2n, ये वाली बनेगी AN1 AN2 और ये AN2। इधर भी सम सबका जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब देखो, अब क्या होगा इस केस में कि आपके पास ये n मेंबर है, इसमें इन सब का जीरो, तो आपको कितने चूज करने पड़ेंगे, n-1 चूज करने पड़ेंगे। या इधर भी ऐसे मान लो कि चलो कि n है, उसमें से आप सम जीरो करें तो यहाँ पे भी n-1 चूज करेंगे। या ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये मैट्रिक्स n क्रॉस n की थी, तो आपको कितने चूज करने पड़ेंगे, चूज करने पड़ेंगे n-1 क्रॉस n-1 की। आप ऐसे मान के चलो कि ये वाली एंट्री आपको चूज नहीं करनी, क्योंकि सम जीरो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इन सब का माइनस हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, इन सब का माइनस हो जाएगी। क्योंकि जैसे मानो कि आपने कोई मैट्रिक्स लिखी है, ऐसे सपोज दैट 3 क्रॉस 3 की लिख रहे हो, ABC XYZ और EFG लिख रहे हो, तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि A प्लस B प्लस C भी जीरो दे रखा है आपको, और A प्लस X प्लस E भी जीरो, क्योंकि सारे रो सम भी जीरो है और कॉलम सम भी जीरो है। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C जीरो होगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का A माइनस का B। यहाँ से A प्लस X प्लस E जीरो, तो यहाँ से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का A माइनस का X। तो आपने क्या करा, A और X चूज करे और आपने A और B चूज करे, यानी कि ये एंट्री चूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये चूज करने की नहीं जरूरत पड़ी। इसी प्रकार से ये चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं करनी पड़ेगी और ये भी नहीं करनी पड़ेगी। तो मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 3 की थी, जिसमें कितने मेंबर थे, 9 थे। आपने चूज कितने करे, ये वाले ABXY। तो ABXY कितने, 2 क्रॉस 2 की 4 बन गई। तो यानी कि n क्रॉस n की थी तो एक एक कम हो गया, तो n-1 क्रॉस n-1 की मैट्रिक्स बन जाएगी अब। और इसकी आपको पता डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस W16 की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ W16 इज इक्वल्स टू n-1 का स्क्वायर। तो आप ये फंडा समझ गए होंगे कि कितने एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट की आपको जरूरत पड़ेगी, वही उसकी क्या बन जाएगी, डायमेंशन बन जाएगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम फील्ड वी नीड, दैट इज द डायमेंशन ऑफ गिवन सब स्पेस। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n-1 का होल स्क्वायर। इसमें कहीं को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये बोलता है कि A belongs to Mn such that AB equal to 0 where B is a fixed matrix from Mn of rank R। अब ये वाले आगे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये CSIR नेट में भी आए हुए हैं। ये जो अभी 17, 18, 19 वाले एग्जाम्पल है वो CSIR नेट में पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं, IIT में पूछे जा सकते हैं। तो जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आता है, टफ क्वेश्चन आता है, वो क्या आता है, यहीं से आ सकता है। तो देखो, A belongs to Mn, AB equal to 0 where B is a fixed matrix from Mn और rank R। A क्या है, कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। और B इसने बोला कि रैंक R की मैट्रिक्स है, यानी कि B की रैंक कितनी है, R है। अब ये क्या है रैंक R, और ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स, तो ये भी n क्रॉस n की होगी, इक्वल्स टू दे रखा है आपको 0 0। तो अब एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स की, ये मान लेता हूँ मैं AB इक्वल टू 0 है, इस मैट्रिक्स की रैंक R है, तो इसका मतलब इसके पास कितनी होगी, R लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगी, या क्या होगा, R लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे, तभी तो रैंक R बनेगी। R ज़्यादा नहीं हो सकती। ये पूरी n क्रॉस n की है। जब अपन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज अगर मान लो इसमें कॉलम ऐसे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसके पास n है, तो अपन को पता है कि mn की डायमेंशन तो n स्क्वायर होती है। ऐसे से अपन वो हटा देंगे कि इसको फॉर्म करने के लिए अपन कितने होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं। अब बताओ, ये पहली रो है, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो इक्वल टू 0 बनेगा, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 0 बनेगा, ये रो इससे मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू 0। तो अपने पास क्या आएगी, एक रो के करस्पॉन्डिंग n इक्वेशन बनेगी, ठीक है। एक रो के करस्पॉन्डिंग आपके पास n इक्वेशन बनेगी, बट इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, R ही है। इसका मतलब R रो ही क्या होगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। R के बाद वाली क्या होगी, कहीं ना कहीं वो पहले वालों की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में बन जाएगी। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक रो, इस तरह से अपन कितने बनाएंगे, R लीनियरली इंडिपेंडेंट होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस बना पा रहे हैं।
क्योंकि ये पहली रो इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अपन को पता है कि इसकी रैंक आर है तो आर कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। आर के बाद वाली जितनी भी क्वेश्चन बनेगी वो पहले वाले से कहीं ना कहीं रिलेट कर जाएगी, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि उनको पहले वाले की मदद से अपन आगे बना सकते हैं, क्योंकि तभी तो रैंक आर होगी, क्योंकि आर लीनियर इंडिपेंडेंट होगी। बाकी रो जैसे मान लो कि इसमें ये आर होगी, ये आर प्लस वन वाली रो है, वो कहीं ना कहीं पहले वाले के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखी जाएगी, तो वो लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं बना पाएगी। तो एक रो के करस्पॉन्डिंग आपको कितनी मिल रही है, आर मिल रही है। इस वाली करस्पॉन्डिंग भी आर मिल रही है, दूसरी की करस्पॉन्डिंग भी आर। तो एन टोटल रो है आपकी इस मैट्रिक्स में, एन बार मल्टीप्लाई तो टोटल कितने रिस्ट्रिक्शन मिल जाएंगे अपने को, एन इंटू आर होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस मिल जाएंगे। तो अब अपन डायमेंशन ऑफ W17 बोल सकते हैं कि एन स्क्वायर में से आप क्या कर दो, एन आर घटा दो, एन स्क्वायर माइनस का एन आर कर दो। क्यों कर दिया भाई एन स्क्वायर माइनस का एन आर, क्योंकि अपन को पता है कि अपन यही तो फंडा पढ़ते हैं कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V माइनस का K, जहाँ पे K क्या होता है, नंबर ऑफ होमोजीनियस लीनियरली इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस। और ये रिस्ट्रिक्शंस कितनी अपने पास, यहाँ पे एन आर है, और डायमेंशन ऑफ V क्या हो जाएगी, एम एन आर की डायमेंशन अपन को पता है कि एम एन ओवर आर की डायमेंशन कितनी होती है, एन स्क्वायर होती है। तो ये एन स्क्वायर में से एन आर घटा दिया मैंने, तो इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो आप, एन स्क्वायर माइनस एन आर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस का आर। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस रैंक ऑफ बी कर दो। डायरेक्ट याद करने का तरीका ये कर लो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा आपसे। अगर थोड़ा सा भी टफ क्वेश्चन आता है तो ऐसा मान के चलो कि ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, इससे टफ नहीं आएगा। तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख के याद कर सकते हैं कि इसकी रैंक इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ये बन जाएगी एन स्क्वायर माइनस का एन आर विच इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस आर, और विच इज इक्वल्स टू एन इंटू एन माइनस का रैंक ऑफ बी। अब आपको बोल देगा कि एम एन आर है यानी कि 3x3 का है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इसकी मैट्रिक्स की रैंक बोलेगा कि बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन इसकी डायमेंशन बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 9 माइनस का 3 करके बोल दोगे 6, इसकी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि 3 इंटू 3 माइनस का जो भी इसकी रैंक है वो घटा घटू के आप एन स्क्वायर माइनस का एन आर चेक कर सकते हो। बट कीप इन माइंड आर क्या है, रैंक ऑफ बी, जो कि बी कोई फिक्स मैट्रिक्स है। देखो ए बी इक्वल टू 0 है और ए यहाँ पे कोई भी वेरी करने वाली मैट्रिक्स, तभी अपन इसमें बोला था ना। अब वो अलग बात है कि अगर मान लो ए की रैंक भी कम हो जाए तो ये रिस्ट्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाएंगी। बट अपन को यहाँ पे ए तो एम एन से लेना है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, इसीलिए अपन इसमें क्या बोला कि यहाँ पे एन रो है और यहाँ पे आर रो कैसी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या आर कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से अपन को कितने मिलेंगे, एन इंटू आर होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे। तो अपन एन स्क्वायर में से एन आर घटा दिए, इसको एन इंटू एन माइनस आर बोल सकते हैं, इसको एन इंटू एन माइनस रैंक ऑफ बी बोल सकते हैं। सो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसमें अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने ग्रुप में। कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछें। अब देखो नेक्स्ट पे ये बोलता है कि ए बिलोंग्स टू एम एन सच दैट ए पी क्यू इक्वल टू ए आर एस वेन एवर पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस। ये भी सी एस आई आर नेट में पूछा हुआ पेपर में, ये शायद 2020 में पूछा हुआ है, देख लेना आप किस भी ईयर में पूछा हुआ, पर अच्छा क्वेश्चन है कि ए पी क्यू इक्वल टू ए आर एस। अब ए पी क्यू इक्वल टू ए आर एस वेन एवर पी प्लस क्यू इक्वल टू आर, इसका बोलने का मतलब क्या है? तो इसका बोलने का मतलब यही कि आप ऐसे काम करने के लिए सिंपल सा मैट्रिक्स लिख के देख लिया करो। जैसे आप लिखोगे A11 A12 A13 A19, यहाँ पे क्या लिखोगे आप A21, यहाँ पे लिखोगे A22 A23, चलता जाएगा। यहाँ पे आप लिखोगे A31 A33, ऐसे लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगा AN इंटू एन। तो इसने बोला कि ए पी क्यू इक्वल टू आर एस जब पी प्लस क्यू इक्वल टू आर एस, और ये देखो ए के सफिक्स में लिखा है, इसका मतलब देखो ये A11 है, यहाँ पे आप देखो A21 और A12, 2 1 करेंगे तो 2 और प्लस 1 3, 1 और 2 3, तो ये क्या हो जाएगा A21 इक्वल्स, इसका मतलब है A12 ये। और ये वाला देखो ये क्या बन रहा है A31 इक्वल्स टू A22 इक्वल्स टू A13, क्योंकि इसका देखो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, तो ये सारे की सारे बराबर होंगे। इसी प्रकार से इसके आगे वाले सारे बराबर होंगे, ये भी सारे बराबर होंगे, ये भी सारे बराबर होंगे, ये भी सारे बराबर होंगे। ये क्या बन जाएगा A2n बनेगा। तो टोटल आपको कितने एलिमेंट चाहिए? देखो अब यहाँ पे ये क्या 2 है, ये क्या है 3 है, तो उसका सम कहाँ तक चल रहा है 2 से लेके 2n तक चल रहा है, 1 नहीं आ रहा कहीं पे भी। 1 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे A11 से ही तो स्टार्ट होती है, और ये A11 बराबर क्या हो जाएगा A11 बराबर A11 ही होएगा, तो A11 चूज करना पड़ेगा। A21 और A12 में से आप कोई भी एक चूज कर लो, तो दोनों बराबर दे रखे हैं अपन, क्योंकि अपन को यही देखना ना कितने एसेंशियल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट आप चूज कर रहे हो। P प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस होगा तो उसके इसमें बराबर हो जाएगा। जैसे A41 लिखूंगा तो वो मेरे को पता है 5 करना है, तो A23 के भी बराबर होएगा, A32 के भी बराबर होएगा, और A14 के भी बराबर होएगा। तो इन चारों में से मैं कोई एक भी चूज कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा।
इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक चूज करना है, यहाँ पे एक चूज करना है, यहाँ पे एक चूज करना है, यहाँ पे एक चूज करना है। तो सम कहाँ तक चल रहा है, 2 3 4 5 6 अप टू 2n तक। तो मेरे को 2 से लेकर 2n तक जाना है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो टोटल में क्या हो जाता कि 2n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट जरूरत पड़ेगी, पर मेरे को ये वाला तो चूज ही नहीं करना। इसका मतलब नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्री कॉन्स्टेंट कितने हो जाएंगे, 2n-1 हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ W18 इक्वल्स टू 2n-1। इस क्वेश्चन में भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो जरूर पूछें, क्योंकि ये और बाकी आप क्या कर सकते हैं, बहुत से सिंपल सा तरीका यही है कि आप क्या करो, 2x2 की या 3x3 की मैट्रिक्स बना लो और देख लो कि कितनी एंट्री चूज करनी पड़ रही है, वही क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी, और n की वैल्यू पुट करके देख लेना ऑप्शन में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आपको जनरलाइज्ड वे और सिंपल वे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कहीं डाउट नहीं रहे। तो इसका डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2n-1। कैसे हुई 2n-1 कि आपको पता है कि ये वाली एंट्री चूज करनी है, ये भी करनी है, इसका सम 2 है, इसका 3 है, और अप टू 2n तक चल रहे हैं। अपन 2 से लेकर 2n तक जाते तो अपन बोलते हैं कि 1 2 टोटल अपन को 2n एंट्री चूज करनी पड़ती, बट एक इसमें लेनी नहीं है, तो इसके क्या हो जाएगा, 2n-1 इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अभी लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि W19, ये भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस V दे रखा है और आपने कोई सबसेट S बनाया, तो लीनियर स्पान ऑफ S से जो भी सब स्पेस जनरेट होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन S। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि लीनियर स्पान ऑफ किसके स्पान से, A की पावर m, और m की वैल्यू क्या, नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकती है, यूनियन जीरो यानी कि 1 0 भी हो सकती है, वेर A इज ए फिक्स मैट्रिक्स फ्रॉम m है ना। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि W20 में ये जो W19 है इसमें मेरे को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब मैं m की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। m की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो A बनेगा, A स्क्वायर बनेगा। तो यानी मैं लीनियर स्पान ऑफ, ऐसे बोल सकता हूँ कि लीनियर स्पान ऑफ आइडेंटिटी A स्क्वायर A क्यूब, ये सब मैट्रिक्स आएगी, A की पावर n, A की पावर n+1, ऐसे चलता जाएगा अप टू A की पावर n+50 100 1000, ऐसे चलता जाएगा। ये सारी मैट्रिक्स किसमें आएगी, इसमें। ये कहने का मतलब ये जो गिवन है वो इस प्रकार से लिखा है, ये दोनों बराबर एक ही बात है, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके स्पान से, और अपन ने क्या पढ़ा कि किसी सेट के स्पानिंग सेट से जनरेट होने वाले सब स्पेस की डायमेंशन वही हो जाती है जितने इसमें क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो जितने इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है वही क्या बन जाएगी, इसके डायमेंशन बन जाएगी। यानी कि आप ए की पावर n+1 को इनके पीछे की मदद से लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, किसको लिख सकते हो, तो अपन एक केली हैमिल्टन थ्योरम जानते हैं, अभी आपने पढ़ी नहीं है, मैं बता दूंगा आपको जब मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो केले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है, केले हैमिल्टन थ्योरम वो ये बोलती है कि एवरी मैट्रिक्स एवरी पावर ऑफ ए अगर n क्रॉस n की तो a की पावर n कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे बोल सकते हो कि एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ ए अप टू n-1। यानी कि केले हैमिल्टन थ्योरम ऐसे बोलती है कोई मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n की है तो आप a की पावर n को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ले सकते हो अप टू a की पावर n-1। यानी मैं a की पावर ऐसे बोल सकता हूँ कि a इंटू आई प्लस बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू x इंटू ए टू द पावर n-1। यानी कि मैं a की पावर n को a की पावर n-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अप टू a पावर ऑफ a अप टू n-1 तक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकता हूँ। यानी कि a की पावर n है वो पीछे वाली पावर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब a की पावर n से आगे की जो भी मैट्रिक्स आएगी वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अप टू a की पावर n-1। जैसे a की पावर n आएगा उसको आप पीछे वाले की मदद से लिख दोगे, जैसे a की पावर n+ को आप लिख दोगे a की पावर n इंटू a। अब a की पावर n को आप क्या करोगे, पीछे वाले की मदद से लिख दोगे, इसी प्रकार से आप सबको पीछे वाले की मदद से लिख दोगे। तो ये आगे वाले जितनी भी पावर आएगी वो तो क्या है, पीछे वालों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जा रहे हैं। बट आइडेंटिटी ए स्क्वायर अप टू a की पावर n-1 तक ये सारे कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो इसका मतलब इसमें लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, a आएगा, a स्क्वायर आएगा, अप टू a की पावर n-1 तक ही आएगा। बाकी जितने ये कैसे हैं, एल वेक्टर्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। बाकी सारे पीछे की इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखे जाएंगे, किस थ्योरम से, केले हैमिल्टन थ्योरम से। तो अगर आपको पूछे कि डायमेंशन कितनी हो जाएगी तो अपन देखेंगे मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने हैं, n-1 तो ये रहे, एक ही है, तो टोटल कितने वेक्टर्स हो गए, n हो गए। बट अगर सपोज दैट m की वैल्यू 0 ले लो, सिर्फ आप एक ही वैल्यू पुट करो, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी कि मैं सोचता हूँ W19 इक्वल टू क्या बनेगा, लीनियर स्पान ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन जीरो है, नॉन ट्रिवियल है, तो ये कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस केस में m इक्वल टू 0 होने पे इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 लेस देन इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W19 विच इज लेस देन इक्वल टू n। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी 1 से n के बीच में। n का कैसे आई n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं इसके अंदर, n वेक्टर्स हैं, आइडेंटिटी है और अप टू a की पावर n-1 तक है। तो ये कितने हो गए n-1 तो ये रहे और +1 ये आइडेंटिटी, तो टोटल कितने n लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। तो अपन देखा कि यही कॉन्सेप्ट देखो तीन चीजें यूज कर ली अपन ने कि स्पैनिंग सर्किट डायमेंशन कैसे निकालते हैं, W में आर्बिट्री एसेंशियल कोफिशिएंट कब देखते हैं और W में होमोजेनियस डिस्टिंक्शंस कब लगाते हैं। तो इन्हीं की मदद से अपन क्या फायदा इसकी डायमेंशन बताते हैं जो कि 1 से लेके n तक हो सकती है। तो अपन टोटली 19 एग्जाम्पल देखें। इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल जो सेपरेट बना रखा है डायमंड मेंबरशिप का वहाँ पे भी देख सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट हो तो। और मैट्रिक्स से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है मैट्रिक्स से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जहाँ पे अपन कोशिश करेंगे डाउट आपका डिस्कस करें। और मैंने आपको बता दिया कि 2020, 21, 22 के 3 पेपर तो आप खुद से सॉल्व करें और उसमें जितने कॉन्सेप्ट अपन ने लीनियर अलजेब्रा के पढ़े उनके क्वेश्चंस करने के अप्लाई करें, ताकि आपको पता लगे कि आप क्या पढ़े हैं, क्या सीखा है, क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर कहीं को डाउट होता है तो अपन खुद से डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में उन पर कुछ चर्चा कर लेंगे, जो भी आपको डाउट हो। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।